आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। today's topic is Taylor and Lawrence series examples। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे, हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे कि आपके टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज में हमें डिफरेंस भी पता चलेगा कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं आपका, एक हमने टेलर सीरीज का लिया और एक हम यहाँ पे लॉरेंस सीरीज का एक एग्जाम्पल लेंगे। उसके लिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने से पहले हमने यहाँ पे आपका एक रिमार्क लिखा है। रिमार्क, यहाँ पे आपके रिमार्क्स लिखे हैं, आपके 2 रिमार्क्स लिखे हैं, 1 और 2। दोनों रिमार्क को एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये होते क्या हैं। ठीक है, तो रिमार्क में आपका फर्स्ट जो रिमार्क आपको कुछ दिख नहीं रहा है। जस्ट अ मिनट मैम, आपका स्क्रीन मैम कुछ नहीं। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले हम यहाँ पे आपके रिमार्क्स दिए हुए हैं 1 और 2, हम इनको डिस्कस करेंगे। देखिए रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, फॉर द ट्रुथ ऑफ टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम को जो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक। एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक हो, ये आपका जरूरी नहीं है। कहाँ पे जरूरी नहीं है, एनालिटिक तो होना चाहिए, लेकिन वहां उसने कंडीशन क्या की है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक ऑन अ बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब हो गया, यहाँ हम एक आपका ग्राफ बना के ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा आपका कोई रीजन है, ठीक है, इस रीजन या सी लिख देते हैं, हमारा कोई कंटूर है सी, इसके अंदर हमारे पास में जितने भी इनसाइड द पॉइंट्स जो होंगे उन पॉइंट्स के लिए वो एनालिटिक होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसकी बाउंड्री पे जो पॉइंट रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बाउंड्री पे यदि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के लिए वो एनालिटिक हो। यदि वो इस पॉइंट के लिए एनालिटिक नहीं भी है तो हम इसको टेलर सीरीज में, हम एक्सप्रेशन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या चीज बेटा, कि आपका नॉट ऑन अ बाउंड्री ऑफ द सर्किल। क्लियर है क्या ये चीज? ये चीज समझ में आ गई क्या, टेलर सीरीज ने क्या कहा था? उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, आपके लिए थोड़ा इजी गोइंग होगा। ठीक है, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि आपका जो पॉइंट जो दिया हुआ है वो रीजन के बाउंड्री के ऊपर हो। यदि बाउंड्री के अलावा वो आपका अंदर, आपका सर्किल के अंदर यदि कोई पॉइंट्स हैं, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। ये आपकी टेलर सीरीज जो है ना वो उसको सेटिस्फाई करती है। सेकेंड, इसमें कंडीशन क्या होती है, यहाँ देखिए हमने लिखा है व्हाट इज रिक्वायर्ड। यहाँ रिक्वायर्ड क्या है कि एफ ऑफ जेड शुड बी एनालिटिक इन द बाउंड्री, है ना। इन द बाउंड्री मतलब बाउंड्री के अंदर जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे उनके लिए वो एनालिटिक होगा, मतलब वो आपका कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड आपका दिया हुआ है, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड ए सर्किल सी, जो अभी हमने आपसे कहा, देन इट इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन दी होगी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास में जो भी आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हो उसके लिए वो फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, इसको हम किस तरह से समझते हैं, देखिए इसको हम आपका डायग्राम से समझते हैं कि वो एनालिटिक होगा या आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। इसके लिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज तो समझ में आ गई ना बेटा? अश्वनी, यश, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछता है वो कभी कभी, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। हालांकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो एक अलग से एक टॉपिक होता है, वो बहुत लार्ज नंबर पे आपको डिफाइन होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अपने आप में अलग टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो रही है टेलर सीरीज के लिए, तो यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f of z equal to z plus 1 divided by z minus 3 और z minus 4 about z equal to 2, find the reason of convergence।
तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को समझने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन तुमको दिया हुआ है, दिस फंक्शन जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, वो उसके लिए इसके ये एनालिटिक है, और एनालिटिक की कंडीशन के अंदर ये हो गया कि यदि यहाँ z इक्वल टू 3 या z इक्वल टू 4, मैं इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि मेरे को जो ये f ऑफ z जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 3 और z माइनस 4। अब यहाँ यदि z इक्वल टू 3 या z इक्वल टू 4 आप पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टेंस टू इंफिनिटी, मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, एनालिटिक होगा। ये चीज समझ में आ गई क्या बेटा? ये क्लियर है क्या? मैम एक बार फिर से बोलना। एक बार दोबारा से समझा देते हैं। एनालिटिक का मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको जब आपका एनालिटिक फंक्शन हमने शुरू किया था तब हमने आपसे कहा था कि वो एक आपको फाइनाइट कोई वैल्यू देना चाहिए। ये फंक्शन मुझे फाइनाइट वैल्यू, ये फंक्शन मैंने यहाँ लिख लिया है, ये फंक्शन मुझे फाइनाइट वैल्यू कब देगा, इसको रब कर देते हैं एक बार के लिए। ये फंक्शन मेरे को फाइनाइट वैल्यू कब देगा, जब ये जीरो नहीं हो, मतलब टेंस टू इंफिनिटी नहीं हो, कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 6। यदि इस पॉइंट के अंदर मैं यहाँ z इक्वल टू 3 या z इक्वल टू 4 रख दूं, या तो 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में ये मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा और ये z प्लस 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी की फॉर्म बनाएगा। ये जो होगी वो क्या हो जाएगी, टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगी, और इंफिनिटी होने का मतलब है कि ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या बेटा चीज? यस मैम। ठीक है, यहाँ जो दो रिमार्क रखे थे उन दोनों रिमार्क में से पहला रिमार्क तो हमने आपको डायग्राम से समझा दिया कि कोई भी आपका सर्कल है तो उसके इनसाइड द पॉइंट्स जो होंगे ना वो मेरे एनालिटिक होने चाहिए। यदि बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट मेरा एनालिटिक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टेलर सीरीज में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो है वो तो ये डिफाइन कर रहा है। सेकंड पॉइंट जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कंडीशन को कह रहा है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपको यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रीजन निकालना है, सी निकालना है। जैसे हमने अभी यहाँ डायग्राम बनाया था तो वो सी मुझे इस तरह का बनाना है जो कि एनालिटिक हो। तो एनालिटिक के लिए देखिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4 जो है वो एनालिटिक नहीं है। ये क्या पॉइंट कहलाएंगे, ये सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। ये कौन से पॉइंट कहलाते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर पॉइंट, ये क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि इन पॉइंट्स पे जहां पर भी फंक्शन मेरा एनालिटिक नहीं होता है वो मेरा कैसा कहलाता है, सिंगुलर फंक्शन कहलाता है या सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, जिस पॉइंट के लिए वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, ये अपोजिट होता है एनालिटिक का, सिंगुलर पॉइंट जो होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4 जो है वो कैसे पॉइंट हो गए, सिंगुलर पॉइंट हो गए। अब इसको देखो डायग्राम से हम शो करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो फंक्शन f ऑफ z था अबाउट z इक्वल टू 2, मतलब कि उसने क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू z नॉट होता है, मतलब z नॉट इज द ऑरिजन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये मेरा पॉइंट हो गया z इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ गई चीज? ये मैंने पॉइंट ले लिया z इक्वल टू 2। इस पॉइंट 2 से लेकर के, क्योंकि z इक्वल टू 2 है ना, तो z इक्वल टू 2 से लेकर के, और ये हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मुझे एक सबसे बड़ा सर्किल खींचना है। ठीक है, क्योंकि इसको यदि ओरिजिन बनाए तो देखिए एक तो ये खुद अपने आप में सर्किल होगा, पॉइंट को भी हम 0 रेडियस का एक सर्किल कह सकते हैं। एक आपका ये सर्किल हो जाएगा, इसमें आपका ये सर्किल भी आएगा, इसमें आपका ये सर्किल भी आएगा, इसमें आपका ये सर्किल भी आएगा, ऐसे बहुत सारे सर्किल होंगे। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि बेटा ये चीज, मतलब इस पॉइंट से यदि मैं ओरिजिन लूं 2 से, तो 2 से मेरे पास में नंबर ऑफ इनफाइनाइट सर्किल्स निकल कर आएंगे, लेकिन मुझे वो सबसे बड़ा सर्किल लेना है जिसके अंदर 3 और 4 इन्वॉल्व नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपका 3 और 4 जो है वो सिंगुलर पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन जो है वो मेरा एनालिटिक नहीं होगा। मैंने अभी कंडीशन आपकी डिफाइन करी थी कि ये टेंस टू इनफाइनाइट
हो जाता है यदि यहाँ z इक्वल टू 3 या z इक्वल टू 4 पुट करोगे इस तो इन पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट्स मेरे सिंगुलर पॉइंट है। इन पॉइंट्स के अलावा मुझे सबसे बड़ा एक सर्किल लेना है जो सर्किल आपका 3 और 4 में इन्वॉल्व नहीं हो। यदि हम ये वाला सर्किल लेते हैं, ठीक है, ये वाला सर्किल लेते हैं तो ये मेरा एनालिटिक है ना, लेकिन यहाँ पर मैं ये बड़ा वाला सर्किल ले लूं तो इसके अंदर 3 और 4 दोनों इन्वॉल्व हो गए, तो मुझे ये चाहिए ही नहीं। यदि आप ये वाला सर्किल लेते हो तो इसमें ये 3 आ गया, ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कौन सा वाला सर्किल चाहिए जिसके अंदर सिर्फ 3 और 4 इन्वॉल्व नहीं हो। तो इसके अंदर जब हम सर्किल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हम इसको देखिए कुछ इस तरह से बनाएंगे। वापस से बना देते हैं। ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 था, ये आपका 4 था। ठीक है, तो मेरे पास में कुछ एक यूनिट का ऐसा कोई सर्किल बनेगा सबसे बड़ा जो एनालिटिक होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो आपका रिमार्क था वो ये कह रहा है कि यदि बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो वो एनालिटिक नहीं भी है तो चलेगा। इसका मतलब ये 3 बाउंड्री पे हो सकता है, तो इट मींस ये वाला जो सर्किल होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। इज इट क्लियर? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आ गया कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ये जो C है आपका, इस C की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, z-2 होगी। यहां देखिए z-2 विच इज इक्वल टू, हमने यूनिट 1 लिया है तो ये 1 हो जाएगा, ये यूनिट 1 ली थी ना तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है क्या, क्योंकि हम यही लिखते थे ना, मॉड ऑफ z इक्वल टू r लिखते थे, और यहाँ पर कंडीशन यदि z माइनस, यहाँ पे आप सेंटर 2 ले रहे हो क्योंकि ये पॉइंट क्या है 2 और 0 का पॉइंट है, तो यहाँ z-2 मॉड ऑफ इक्वल टू यदि r लेते हो तो r यहाँ यूनिट कितनी है 1 है, तो इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है क्या बेटा, ये डायग्राम समझ में आ गया क्या? हमारा मेन मोटो ये था कि ये जो 2 रिमार्क लिखे हैं उनको हम आपको डायग्राम की हेल्प से समझा दें। समझ में आ गई क्या चीज? इट मीन्स ये जो आपका रीजन आपने बनाया है, ड्रॉ किया है, कौन सा वाला, जो आपके पास में ये वाला सर्किल बना हुआ है जिसकी बाउंड्री पर आपका 3 है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सर्किल होगा जिसका सेंटर 2 है। ठीक है, और ये मेरे को क्या देगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए यहाँ पे मेरे पास में आपके पास कंडीशन जो होती है वो आपका मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू आपका r होता है, ये होता है। इसको हम डिफाइन करने के लिए इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बेटा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आ गया? यश? यस मैम। ओके फाइन। अश्विनी समझ में आ गया बेटा? आगे चले। यस मैम। तो मैम मैं सेंटर 2 ही लूंगा। हाँ सेंटर 2 होगा, सेंटर 2 होगा क्योंकि मेरे पास में यहाँ z इक्वल टू 2 के अबाउट निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट होता है z इक्वल टू z0, तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं z0 इज द सेंटर। तो अब यहाँ z0 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, यहाँ पे इस 2 को इधर लेके जाओगे तो z-2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 2 आएगा। तो सेंटर मेरे को क्या लेना है 2 लेना है। इस 2 से इसके अबाउट मुझे एक सर्किल ड्रॉ करना है जो एनालिटिक हो, लेकिन उसमें आपके ये 2 पॉइंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? यस मैम। ओके, और ये 3 जो है उसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है वो कहाँ होना चाहिए, बाउंड्री पे होना चाहिए, इनसाइड का यस मैम, नहीं वो होना समझ गया। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। करेक्ट? ओके, देखिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आपके पास में कंडीशन, आपका फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन को देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास यहाँ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ z विच इज इक्वल टू लिखा हुआ है z+1 डिवाइडेड बाय z-3 और z+4, ये फंक्शन दिया हुआ है।
तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, z+1 डिवाइडेड बाय z-3 और z-4 को सिंप्लीफाई करोगे तो a/z-3 प्लस b/z-4 आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ये z+1 विच इज इक्वल टू a z-4 प्लस b z-3 लिखा जा सकता है। एलसीएम आपका कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से z=3 और z=4 जो है आप वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से z=3 यदि आप पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए 3 + 1 = 4। ठीक है, जब आप ये पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास में 4 = यहाँ से 3 की जगह थी, ये 0 हो गया, 3 यहाँ से माइनस का a आएगा, इसका मतलब a की वैल्यू -4 आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमें b की वैल्यू z=4 पुट करोगे तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा, यहाँ 4 - 4 0 हो गया, यहाँ से 4 - 1 ये b हो गया, तो ये b की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो a मेरा नेगेटिव था, b मेरा पॉजिटिव था, तो यहाँ से आपका ये -4 डिवाइडेड बाय z-3 और ये प्लस का 5 डिवाइडेड बाय z-4। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाना होगा, और बाइनोमियल आपके टेलर सीरीज हो चाहे आपका लॉरेंट सीरीज हो, दोनों को ही सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास में यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 + x होल टू द पावर -1, एक होता है 1 - x होल टू द पावर -1। ये इनका एक्सप्रेशन जो है वो मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब वैल्यू होती है तो हमारे पास में यहाँ एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव, इस तरह से निकल कर आता है। ठीक है, और जब यहाँ दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सारी वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे काम आएंगे बार बार। तो एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से रफ कर दें नीचे से। ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाली थी, इसको हम रफ कर देते हैं। हमने a और b की वैल्यू ऊपर लिख ली है। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है। अब मुझे इसे टेलर सीरीज में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए बेटा, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, z=2 के अबाउट निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है, z=2 के अबाउट। तो यहाँ जब इस 2 को इधर लेकर आओगे तो ये बनेगा z-2 = 0। ठीक है ना, ये क्या बनेगा, z-2 = 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसीडर करना है कि z-2 जो है, z-2 वो आप क्या ले लोगे, यहाँ पे t पुट कर दो सब जगह क्या करोगे, z-2 = t पुट कर दो, या हम इसको लिख सकते हैं z=t+2। तो जहां जहां z है वहां t+2 रख दीजिए। आप इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहेगी आरओसी के चक्कर में। आप नहीं तो दिक्कत होगी आपको कि इसके अंदर से हम क्या कॉमन लें और क्या नहीं लें। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी एक ऐसी कंडीशन हो तो आप z जो भी आपके पास में कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को इक्वल टू t मान लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से z=t+2 आपका निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, तो जैसे ही यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपका फंक्शन जो है, यहाँ से आपका ये -4 तो एज इट इज रह गया, यहाँ z की जगह t+2 रखोगे तो t+2 और -3 कितना देगा, -1। तो ये मेरा -1 कंसीडर हो जाएगा, प्लस का 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ z की जगह t+2 रखोगे तो t+2 और -4 -2 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? अब ये जो फॉर्म है वो मेरी ये 1 + x या 1 - x की फॉर्म बननी चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो माइनस और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 - t लिखा जा सकता है। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लोगे तो ये 5/2 हो गया और ये बन गया 1 - t/2। किसी को कोई डाउट, समझ में आ गई चीज? क्लियर है क्या बेटा, आगे चले? yes, ओके फाइन।
अब हमें क्या करना है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाना है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये 4 तो आपका एज इट इज रह गया, इसे 1 माइनस टी होल टू द पावर -1 लिखा, और इसे 5/2 और इसे 1 माइनस t/2 होल टू द पावर -1 बनाओगे। तो यहाँ इस जो आपका एक्सप्रेशन था, इसकी हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरा फंक्शन जो है वो 4 आपका एज इट इज रह गया। ये 1 माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, टी से रिप्लेस कर दो, तो आपका ये डिनोमिनेटर वाला जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ से 4 आपका आ गया, यहाँ वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, फर्स्ट 4 टर्म्स लेनी है आपको, तो फर्स्ट 4 टर्म लेनी है, तो 4 टर्म तक आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकेंड टर्म आपका t हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म t स्क्वायर हो जाएगा, t क्यूब हो गया, और ये 1 2 3 और ये 4 तक ही लेना था, तो 4 हमने लिख दिया। ठीक है, माइनस 5/2 एज इट इज आ गया, 1 माइनस, अब x को रिप्लेस कर दो t/2 से, और इसी में पुट कर दीजिए, तो ये 1 आ गया, प्लस t/2 हो गया, प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस t क्यूब अपॉन 2 क्यूब, प्लस अप टू सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, और सिंप्लीफाई हो सकता है ये यहाँ से कि आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 प्लस 4t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब अप टू सोन बनेगा, और यहाँ से -5/2 -5t अपॉन 4 -5t स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ है, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 -5t क्यूब, ये 8 देगा, 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 और माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई और करोगे, क्योंकि देखो यहाँ भी आपका 4 है और यहाँ -5/2 है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/2 देगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी 4t यहाँ है, यहाँ माइनस का 5t/4 है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको यहाँ से प्लस का 11/4t देगा। ठीक है, और उससे अगली वाली वैल्यू आपकी, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 27/8t स्क्वायर आएगी, प्लस लास्ट जो आपकी टर्म है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 59/16t क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है, इस वैल्यू को अब क्या करना है, वापस से मैंने यहाँ z इक्वल टू t+2 रखा था ना, अब t इक्वल टू z-2 जितनी भी टर्म्स है आपकी सारी की सारी लिख दीजिए। तो f ऑफ z फाइनल रिजल्ट आपका क्या बनेगा, 3/2 एज इट इज आएगा, प्लस 11/2 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ z-2 रह जाएगा, प्लस 27/8 यहाँ z-2 होल टू द पावर 2 बन जाएगा, प्लस 59/16 और यहाँ पे t क्यूब की जगह t-2 होल टू द पावर क्यूब अप टू सो ऑन। दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्या करना है? क्लियर है क्या बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रब कर दे। ओके फाइन। ये तो था आपका एक हमने क्वेश्चन लिया नॉर्मल आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपका एक, हम लॉरेंट सीरीज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको ग्राफिकली हम आप सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, लेकिन एक बार ग्राफिकली हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर आपका टेलर्स और लॉरेंट सीरीज दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, ऑब्टेन the Taylor and Laurent
series for the function f of z equal to 1 upon z plus 1 or z plus 3 in the following reasons. यहाँ रीजन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो रीजन निकालना है तो देखिए फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है दैट इज द मॉड ऑफ z लेस देन 1, ठीक है। सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 लेस देन मॉड ऑफ z लेस देन 3, ठीक है। सी पार्ट जो आपको दिया हुआ है दैट इज द मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3, ठीक है। फोर्थ जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन 2, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले वाले फर्स्ट वाले के लिए जब हम मॉड ऑफ रीजन आपका बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमें ये पता करना है कि इनमें टेलर सीरीज कौन सा देगा और कौन सा लॉरेंट सीरीज देगा। तो उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ से जब आपके पास में बन रहा है मॉड ऑफ z, इट मीन z माइनस 0, है ना। लेस, इसको एक बार के लिए इक्वल टू 1 ले लेते हैं क्योंकि ये मेरी फॉर्म क्या है z माइनस z0 इक्वल टू r की फॉर्म बनानी है मेरे को। तो यहाँ से मुझे रीजन भी पता चल जाएगा और ऑरिजिन भी पता चल जाएगा और रेडियस भी पता चल जाएगी। तो यहाँ जब इनको कंपेयर करोगे तो यहाँ आपका सेंटर क्या है 0 है, तो ये मेरा 0 हो गया। रेडियस कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, इट मीन ये 1 से मेरा ये कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से ये फॉर्मेट बन रहा है मेरा, ठीक है। तो ये आपका एनालिटिक होगा इस वाले में। लेस देन 1 है मतलब कि 1 से डाउन ही होगा, अपवर्ड नहीं होगा। तो मेरे पास में ये आपका डायग्राम बना, ठीक है। ये जो फॉर्म होती है ये मेरा मॉड ऑफ z लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि ये मुझे कैसा देगा टेलर सीरीज देगा। टेलर सीरीज में आपका कुछ इस तरह का बनता है, जबकि लॉरेंट सीरीज में वो रिंग फॉर्म में आपको देता है, ठीक है। वो आपको किस फॉर्म में देता है, रिंग फॉर्म में देता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरे को क्या देगा, टेलर सीरीज देगा। सेकंड ऑप्शन मेरे पास में यहाँ 1 से 3 के बीच में दिया हुआ है, तो 1 से 3 के बीच में दिया हुआ है, इट मीन्स जो भी आप ग्राफ बनाएंगे ये 1 2 और ये हम 3 ले लेते हैं। तो 1 से 3 के इसके लिए लोगे, ये दोनों पहले आप लोगे तो यहाँ कोई सर्किल बनेगा आपका, ठीक है, रेडियस 1 हो गई। इन दोनों को लोगे तो यहाँ से आपका ऑरिजिन हो गया और इसकी रेडियस 3 हो गई, तो इसका मतलब कुछ इस तरह का आपका सर्किल देगा, ठीक है। इट मीन्स 1 से लेके 3 के बीच में आपका ये रीजन जो होगा वो मेरे को क्या देगा, एनालिटिक होगा। ये मेरा रीजन हो गया। ये वाली जो शेप है आपका किसके लिए डिफाइन हो रही है ये, क्योंकि हम आपका देखते हैं कि टेलर सीरीज के लिए तो कुछ इस तरह का बनता है और लॉरेंट सीरीज के लिए ये और ये वाली फॉर्म बनती है, मतलब ये वाला होता है, ठीक है। तो ये वाली इसके अकॉर्डिंग है, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका जो है वो क्या दे रहा है, आपका टेलर सीरीज दे रहा है। सेकंड वाला जो है पार्ट आपको क्या देगा, लॉरेंट सीरीज देगा। थर्ड वो जो पार्ट होता है, थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास में जो बनेगा वो क्या है, ऑरिजिन तो क्या है, ये इसे और इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका ये तो 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, z माइनस 0 ग्रेटर देन ऑफ 3 है, तो ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया आपका 3 से तो शुरू ही हो रहा है। ये देखो आपका ये कितना हो रहा है, ये 3 से मेरा कोई आपका सर्किल बन रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया कि ये बाहर का रीजन, ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया बाहर का रीजन। और ये मैं टेंस टू इनफाइनाइट पे यदि कोई सर्किल ले लूं तो ये वाली फॉर्म भी मेरे को क्या देगी, मेरे को ये वाली फॉर्म देगी। इट मींस थर्ड जो पार्ट है वो भी मुझे क्या देगा, लॉरेंट सीरीज देगा। वहीं पे अब फोर्थ पार्ट की यदि हम बात करें तो फोर्थ पार्ट में पहले फर्स्ट 2 ये लेंगे, फिर हम ये 2 लेंगे, तो उससे हमारा डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 पार्ट का हम लेते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट का आप जब लोगे, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर क्या है, 0 लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1, ठीक है। इसे और इसे जब कंपेयर करते हैं हम, एक बार के लिए इसे इक्वल टू साइन में ले लेते हैं, इसे और इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ z0 तो क्या हो गया, -1 हो गया, z0 तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो -1 का मतलब हो गया आपका ये, जैसे ये है तो ये आपका यहाँ -1 कहीं यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, लेकिन इसकी रेडियस क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, 0 दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका सर्किल बनेगा ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है, 0 है, मतलब कि वो क्या होता है, डॉट होता है। तो एक सर्किल ये हो गया,
सेकंड सर्किल कहाँ बन रहा है, कुछ इसके लिए करोगे तो यहाँ बनाओगे, तो यहाँ पर भी मेरा रीजन क्या है, यही है आपका, और ये कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, आपका 2 तक जाएगा, तो ये 2 तक जाएगा, तो क्या हो गया, मतलब एक यूनिट ये हो गई और एक यूनिट ये हो गई, तो 2 यूनिट हो गई, तो एक सर्किल यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, इट मीन्स ये कुछ फॉर्म यदि देखी जाए तो वो भी मेरी कैसी होगी, लॉरेंट सीरीज की फॉर्म होगी। तो यहाँ पे यदि ग्राफिकली मुझे ये चीज डिनोट करना हो तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली जब आपके पास क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि आते हैं और उसमें वो आपसे पूछता है कि कौन सा लॉरेंट है और कौन सा टेलर सीरीज आपको एक्सप्रेशन देगा, तो उस कंडीशन में हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके और उसके बाद हम उसके अंदर टिक लगा देते हैं कि आपका कौन सा वाला लॉरेंट सीरीज होगी और कौन सी आपकी टेलर सीरीज होगी। किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. ओके फाइन, समझ में आ गया। यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट जो 2 लिए थे उसमें रेडियस मेरी 0 थी, फर्स्ट 2 में रेडियस 0 थी, यहाँ रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट एक सर्किल यहाँ बना है और एक सर्किल ये है, तो ये भी मुझे टेलर सीरीज के बजाय आपका लॉरेंट सीरीज देगा। देखिए अब करने का प्रोसेस देख लेते हैं, रब कर दे इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये ए के लिए बनाया था, ये हमने बी के लिए बनाया था, ये सी के लिए बनाया था और ये डी के लिए बनाया था। ओके फाइन, हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसे टी की फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे, जैसे अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो ये होता है कि जो भी मेरे पास में एफ ऑफ जेड दिया हुआ है उसे हमें आपके पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से उसे हमें ब्रेक करना होता है। तो a अपॉन जेड प्लस 1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 3, यहाँ z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू आपका क्या बनाओगे, आपका z इक्वल टू सॉरी आपका यहाँ पे z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -3 पुट करके आप जब यहाँ फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास पे a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू आपके पास में -1/2 आएगी, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं ये 1/2 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास आया फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है ये तो मेरा 1 प्लस जेड इस फॉर्म में है, ठीक है ना, ये वाली फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ जो कंडीशन होती है ये होती है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है ना वो ऑलवेज लेस देन 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो एग्जिस्टेंस में डिफाइन होगा। तो ये वाली फॉर्म तो ये वाली फॉर्म है लेकिन ये वाली नहीं है, इसका मतलब 1 अपॉन जेड प्लस 3 जो होता है ना वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है। एक बार हम उसको कहते हैं कि यहाँ से z को कॉमन निकाल के 1 प्लस 3 अपॉन जेड बनाए, और एक बार हम इसको क्या करते हैं कि 3 को कॉमन निकालें और यहाँ से 1 प्लस जेड बाई 3 बनाए। तो ये दो फॉर्म्स आपकी चलती हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी इस आरओसी के ऊपर। आरओसी बेसिकली यही होती है जो भी हमने आपके डायग्राम बनाए थे, दैट इज कॉल्ड द आरओसी, जहां पर आपका फंक्शन जो है वो कन्वर्ज होता है, मतलब एनालिटिक होता है। ठीक है, तो ये आरओसीज है, इन आरओसी के बिहाफ पर आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास में जैसे फर्स्ट जो पार्ट है ए के लिए बता रहे हैं हम कि ए के लिए ये तो एग्जिस्टेंस में है फर्स्ट वाले आरओसी के लिए, लेकिन सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, तो यहाँ पे मेरे पास में कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ जेड जो है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि z जो है ना वो लेस देन 1 होना चाहिए, जो भी यहाँ पर होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है 1/2 1/3, ठीक है, यहाँ पे आपका जितनी भी कंडीशंस आपकी बनेगी 1/4, ये जितनी भी कंडीशंस बनेंगी ये सारी की सारी क्या होंगी, सारी की सारी लेस देन 1 की कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये लेस देन 1 की कंडीशन है, ये यदि आपकी लेस देन 1 की कंडीशन है इसका मतलब क्या है, ये तो आपका चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर आपका 1/3 की कंडीशन कब बनेगी, जब मैं आपका 3 कॉमन लूंगी। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, सेकंड वाला पार्ट जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ से मेरा f ऑफ z जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस जेड होल टू दी पावर -1
माइनस यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो आपका ये 1/3 तो आएगा ही आएगा, और ये डिनोमिनेटर में जो है इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1 + z/3 होल टू द पावर -1 आपको देगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, आपका इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, आपका ये प्रोसेस जो है यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बन जाएगा क्या बेटा क्वेश्चन? कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, ये 1/2 हो गया, जहां x था z को रिप्लेस कर दीजिए तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, 1 - z + z²। कितना निकालना है आपको, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो आप कितनी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये -z3 अप टू सो ऑन आएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा -1/3 और ये आपका हो जाएगा 1 - z/3 + z²/9 -z³ 27 अप टू सो ऑन, ये ब्रैकेट 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, वहीं पर बात की जाए आपका ये सेकंड और थर्ड आप निकाल लेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फोर्थ वाले के लिए टाइम इज वेरी लेस, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे और एक न्यूमेरिकल और लेंगे जिसके अंदर आपकी रेडियस जो है आयोटा फॉर्म में गिवन होगी, इमेजिनरी फॉर्म में गिवन होगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।